अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नेशनल एमडी कैट के 2008 से 2020 तक आने वाले तमाम पास्ट एमसीक्यूज का एनालिसिस करना है। और आज के लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 2 यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली एमसीक्यू हमारे पास है कि जो कि 2020 में पूछी गई। A 1.75 meter heighted weightlifter raises weights with a mass of 50 kg to a height of 0.5 meter above his head. How much work is being done by him? अब उसका सवाल ये है कि हमारे पास एक वेट लिफ्टर है जिसकी हाइट 1.7 मीटर है। एमसीक्यू नंबर 1, तो उसमें स्टेटमेंट में ये कहता है कि सपोज वी हैव अ वेट लिफ्टर। ये हमारे पास एक वेट लिफ्टर है और वेट लिफ्टर की जो हाइट है वो 1.75 मीटर है। सपोज दिस इज H1 दैट इज 1.75 मीटर। और इस वेट लिफ्टर के हाथ में मौजूद है मैस, और उस मैस का वो मैस है हमारे पास 50 kg। क्लियर हो गई बात ये। और कहना क्या चाह रहा है कि उस आदमी ने इस अपनी 1.7 मीटर हाइट से ऊपर पर्टिकुलर हाइट बता रहे हैं और वो हाइट है हमारे पास 0.5 मीटर। इस हाइट तक इसको उठाकर लेकर चला गया और मैं इसको H2 का नाम दे देता हूँ। अब सवाल क्या करता है? सवाल ये करता है बताएं हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। इसने कितना वर्क डन किया। बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है कि इसका हाथ किसी पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद है और वहां से मजीद पर्टिकुलर हाइट पर लेकर गया। पता क्या लगा? यहां से पता ये लगा कि इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है इन दी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के बराबर होता है। अब यहां सबसे पहले पॉइंट ये कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ली जाती है और वो रेफरेंस हमेशा अर्थ को कंसीडर किया जाता है। बच्चे यहाँ h की जगह पर 0.5 मीटर पुट करेंगे और आंसर गलत आएगा। याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस लिए जाते हैं और मोस्टली जो रेफरेंस एक्सिस है वो अर्थ को कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने ये टोटल हाइट कंसीडर करनी होगी, H1 भी और H2 भी। तो यहाँ पर mg या h की जगह H1 प्लस H2 दोनों आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? वैल्यूज पुट कर दें। मैथ का 50, जी की वैल्यू 10 आ गया और H1 हमारे पास 1.75 प्लस H2 की जगह 0.5 आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? तो इसमें अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 2125 जूल, बीटा ऑप्शन है 2500 जूल, चार्ली ऑप्शन है 50 जूल और डेल्टा ऑप्शन है 1225 जूल। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको 1225 जूल जवाब मिल जाएगा। तो ये सिंपल से एक एमसीक्यू था कि वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटालिक बॉब एट अ मीन पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। वो कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है। एमसीक्यू नंबर 2 में वो कहना चाह रहा है कि एक पेंडुलम है। सपोज दिस इज अ पेंडुलम और ये इसकी हमारे पास मेन पोजीशन हो गई और ये हमारे पास इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। क्लियर है बात ये? अब सवाल ये करता है कि इसका जो पेंडुलम का जो बॉब है उसका मैस हमारे पास 2 kg है। सपोज दिस इज 2 kg। सवाल इसका क्या है? सवाल ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटालिक बॉब व्हेन इट इज एट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर बताएं इसकी स्पीड क्या होगी। नेक्स्ट ये कहता है व्हेन रिलीज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन 0.5 मीटर हाई। एक्सट्रीम पोजीशन इससे जितनी बुलंदी पर मौजूद है उस बुलंदी की हाइट वो है हमारे पास 0.5 मीटर। क्लियर हो गई बात ये? तो अब इसमें वो कह रहा है कि जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, वेलोसिटी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। वैसे तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर हम हमारी बुक में मौजूद है फार्मूला v इज इक्वल टू mg h1 माइनस h2 वाला फार्मूला लगाएं और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैथ की वैल्यू 2 पुट करें, जी की वैल्यू 10 पुट करें। h1 माइनस h2 ये एक ही सिंपल है, एक हाइट है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो हम यहाँ सिर्फ h ही लेंगे। वैल्यूज यहाँ पर पुट करें तो वैल्यू पुट करने से हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और जब आप यहाँ से कैलकुलेशन लेंगे तो आपको आंसर वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी मिलेगी 3.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन इसका एक और दूसरा तरीका भी है। एक और दूसरा तरीका क्या है कि अब आप सबसे पहले इस जगह पर मालूम कर लें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। मैथ का फार्मूला हमारे पास होता है
मैस हमारे पास है 2, जी की वैल्यू है 10 और हाइट उसने दी है 0.2। तो पता क्या लगा कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 10 जूल। क्लियर बात। अब पोटेंशियल एनर्जी जब हमें निकल गई, हमें पता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग कि टोटल की टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है वो सारी ही मेन पर चली जाती है और ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होती है। और अब यहाँ पर चूंकि हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे 1/2 mv²। ये दूसरा मेथड से ही आपको समझा रहा हूँ। तो वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m अंडर रूट आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, कि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाना है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी 10। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। अकॉर्डिंग टू इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर होगी तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी एट मेन पोजीशन। तो वहां अगर 10 है तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 10 होगी इंटर कन्वर्जन होते होते। तो यहाँ पर 10 लेंगे डिवाइडेड बाय मैस है हमारे पास 2 अंडर रूट ले लेंगे, 2 से कैंसिल, 10 का अंडर रूट लेंगे अगेन वहीं 3.16 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप वेलोसिटी इस मेन पोजीशन के ऊपर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर when the speed of your car is halved by what factor does its kinetic energy will decrease। वो कह रहे हैं कि जब वेलोसिटी जो है स्पीड कार की वो आधी कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएं, नेक्स्ट एमसीक्यू में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। वो हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आधी कर दें यानी 1/2 mv की जगह v/2 कर दें, हाफ कर दिया जाए इसको, तो हाफ करने पर इसका क्या मिलेगा v/2 कर दें तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर है तो ये बाय 4 मिल जाएगा। बाकी पैरामीटर वैसे ही रहेंगे, 1/2 mv² वैसे ही एज इट इज रहेगा, 1/2 mv² एज इट इज। यहां से काइनेटिक एनर्जी प्राइम लिख देता हूँ, न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी न्यू या प्राइम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओल्ड डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 गुना काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो इसमें अल्फा ऑप्शन है 1/2, बीटा ऑप्शन है 1/4, चार्ली ऑप्शन है 1/8, डेल्टा ऑप्शन है 1/6। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है 1/4 तो वो करेक्ट होगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अल्फा ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, बीटा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ली ऑप्शन है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, डेल्टा ऑप्शन है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। इसमें अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इसमें अगर आप देखें आपके चैप्टर नंबर 4 पर पेज नंबर 82 पर साइड इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि फ्रैक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अल्फा ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद है फिफ्थ वन एमसीक्यू कि 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली टर्म एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। अल्फा ऑप्शन है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल, बीटा ऑप्शन है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। यस हमें पता है ये एमसीक्यू नंबर 5 कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल होता है। और अगर हम मेगा की बात करें तो मेगा 10⁶ के बराबर है, तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज शोज दैट नो वर्क इज डन। 4 ऑप्शन दिए गए, पूछना ये चाह रहा है कि बताएं इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें वर्क डन नहीं होगा। ऑप्शन अल्फा है पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग। एक कार को जब हम पुश कर रहे हैं उसको चलाने के लिए, क्या उस दौरान वर्क डन नहीं होगा। यस हो रहा है, जिस सीमत में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी सीमत में गाड़ी जा रही है, एंगल 0 डिग्री है और 0 डिग्री एंगल पर वर्क डन होता है। उसके बाद है बीटा ऑप्शन द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। एमसीक्यू नंबर 6 मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, सपोज दिस is earth and moon is revolving around its earth। मून इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं जी, क्लियर हो गई बात ही। अब जब ये इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा, यहाँ अहम पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि इसके रेवोल्यूशन के दौरान
इस मून को जमीन की ग्रेविटेशनल पुल लग रही होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जबकि इस मून का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 डिग्री। अब इस केस के अंदर वर्क डन अगर निकालना चाहूं तो W इज इक्वल टू एफ डी cos 90 डिग्री, cos 90 पर होता है 0, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो उसने कहा कि बताएं इनमें से किस स्टेटमेंट में वर्क डन 0 होगा, तो हमने बीटा ऑप्शन में देखा कि ये वाला केस है जिसमें एफ और डी के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं और वर्क 0 जूल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लिफ्टिंग ऑफ वेट, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, वर्क डन इसमें कुछ ना कुछ होगा। और डेल्टा ऑप्शन है राइटिंग एन ऐसे आना पेज, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स इंजन, इफ दैट फोर्स इज डबल विद द वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट व्हाट हैपन टू इट्स पावर। वो कहना चाह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल मूव करते जा रहे हैं, उसको कोई ना कोई फोर्स लगाइए F, अगर वो फोर्स डबल कर दें बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो बताएं पावर क्या होगी। तो हमें अगर पावर वाला फार्मूला देखें विद रिस्पेक्ट टू फोर्स एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू F डॉट V होता है। क्लियर हो गई बात ये। अब उसने कहा है कि वेलोसिटी हमने करनी है डबल, फोर्स हमने करनी है डबल, तो 2F इंटू V कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर मिल जाएगी P प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू F डॉट V, और यहाँ से हमें ये कम्बिनेशन से मिल जाएगा 2P। तो पावर कितना बन गई डबल। अल्फा ऑप्शन है इट इज डबल, बीटा ऑप्शन है इट इज स्क्वायर्ड, चार्ली ऑप्शन है इट इज हाफ, डेल्टा ऑप्शन है इट इज नॉट चेंज्ड, तो अल्फा ऑप्शन इट इज डबल क्लिक करें क्योंकि पावर 2 टाइम हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड, पावर की डेफिनेशन है अल्फा ऑप्शन पावर ही गिवन है तो इसमें पावर करेक्ट होगा, 8वीं एमसीक्यू का ऑप्शन होगा पावर। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि अ स्टोन ऑफ मैस 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये समझने वाली एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू के अंदर हम देख रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक स्टोन है, यहाँ हमारे पास एक स्टोन है और ये जमीन से कुछ ना कुछ बुलंदी पर पड़ा हुआ है। शुरू में रेस्ट हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इट्स मीन वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब नेक्स्ट ये कहता है कि इस स्टोन का जो मैस है हमारे पास वो 2 kg है, तो मैंने यहाँ मैस 2 kg लिख दिया। क्लियर हो गई बात। उसके बाद और ये यहाँ से हाइट जो है वो 5 मीटर की बुलंदी पर पड़ा हुआ है, यानी H1 हमारे पास इसमें 5 मीटर होगी। सवाल क्या करता है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3.0 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जब हमने इसको गिराया है तो गिराने के बाद सपोज ये यहाँ से गिरकर इस जगह तक आ गया और यहाँ जो इसकी हाइट बन गई है वो हाइट कितनी है, यहाँ से H2 का नाम दे देता हूँ, वो 3 मीटर हाइट है। वो पूछना चाह रहा है कि इस 3 मीटर हाइट पर बताएं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला यही वाला लगाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पर पहले समझाया हो, V इज इक्वल टू mg H1 माइनस H2। इस फार्मूले को हम दोबारा यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दिस फार्मूला इस वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला है V इज इक्वल टू mg H1 माइनस H2 अंडर रूट ले लेंगे। तो मैस हमारे पास कितना है 2, G की वैल्यू 10, H1 की वैल्यू 5 और H2 की वैल्यू 3, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने से हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मिल जाएगा हमारे पास 2, अंडर रूट ले लेंगे तो ये 40 का अंडर रूट, 40 अंडर रूट क्या आ सकता है, 40 अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 6.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 का अंडर रूट होता है 6 और 36 से 4 नंबर आगे हैं, तो इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग के लगभग इसका वेलोसिटी आएगी। तो आंसर इसका 6.3 होगा। अब इसमें 6.3 ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा ऑप्शन है 12.5 मीटर पर सेकंड, बीटा ऑप्शन है 16 मीटर पर सेकंड,
चार्ली ऑप्शन है 6.3 मीटर पर सेकंड एंड डेल्टा ऑप्शन है इसमें 9.3, तो चार्ली ऑप्शन को ही टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि टोटल वर्क डन, ये देखें आपको साइड पर डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम में वो कहता है कि द टोटल वर्क डन इन फिगर इज, इस फिगर को अगर आप देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फिगर बनाई गई है वो फिगर है सर्कल में। तो अगर आप इसकी सिंपल सी लॉजिक देखें, मैं आपको अभी बता कर आया हूं कि जब भी कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करते हुए इसमें क्लोज पाथ के अक्रॉस वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ 0 होता है। एक तो लॉजिक हमें ये समझ आ गई। दूसरी लॉजिक ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क डन सिफर हो, एंगल 90 डिग्री होता है जिससे वर्क डन सिफर मिलता है। बट हमारी इस मतलूबा कंडीशन का ग्राफ ये बता रहा है कि एक बॉडी यहाँ से चलती है और यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए वापस उसी पोजीशन पर आकर ठहर जाती है, यानी सर्कुलर पाथ में गई। हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा कि वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि 0 न्यूटन मीटर जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 है वर्क डन विल बी 0 इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अगर एंगल वर्क डन कब 0 होगा? whenever work done will be 0 joule। अब एंगल वो कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना होना चाहिए कि वर्क डन सिफर होना चाहिए। तो अब ये इस एंगल को हमने मालूम करके देना है। एंगल कैसे मालूम होगा? एंगल के लिए हमें सबसे पहले टेबल को मेमोराइज करना है, कॉज वाली टेबल को, क्योंकि हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉज थीटा। तो अब यहाँ कॉज वाली टेबल को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल मेमोराइज कर लें। कॉज 0 डिग्री पर आंसर 1 होता है, कॉज 30 डिग्री पर आंसर 3√/2 होता है, cos 45 डिग्री पर आंसर 1/2 होता है, cos 60 डिग्री पर आंसर हमारे पास 1/2 होता है, cos 90 डिग्री पर जवाब हमारे पास 0 है, और cos 180 डिग्री पर हमारे पास जवाब 1 है, और cos 270 डिग्री पर हमारे पास जवाब 0 होता है, और cos 30 डिग्री पर भी आंसर 1 होता है। तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से पता ये लगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री पर आंसर 1 मिलेगा तो जवाब FD यानी मैक्सिमम मिलेगा। इसी तरह अगर इसके दरमियान एंगल होगा हमारे पास 30 डिग्री तो वर्क डन क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा उस पर्टिकुलर वर्क डन का 3√2 टाइम मिलेगा। इसी तरह अगर मैं 45 डिग्री पर देखूं तो वहां पर ये पर्टिकुलर वर्क डन का 2 टाइम उससे लेस मिलेगा। उसके बाद अगर मैं 60 डिग्री पर देखूं तो यहां पर वर्क डन हाफ हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह अगर मैं 90 डिग्री पर देखूं तो 90 डिग्री पर वर्क डन 0 हो जाएगा, और अगर मैं 180 डिग्री पर देखूं और 360 यहां पर वर्क डन मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर मैं 270 पर देखूं तो वर्क डन 0 होगा। तो पता क्या लगा कि यहां से डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकती हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे एंगल हैं जिनके ऊपर वर्क डन मैक्सिमम होता है, जबकि 60 डिग्री एंगल ऐसा एंगल है जहां वर्क डन आधा हो जाता है, और जबकि 90 और 270 डिग्री एंगल ऐसे हैं जहां वर्क डन 0 होता है। तो इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 270 डिग्री पर वर्क डन 0 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ अ mass m is dropped from height h then h vertically, F is the force of friction during the downward motion and V is the velocity at bottom. Following will hold. इसमें से कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा? अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, 4 इक्वेशंस आपके सामने हैं। इसका सिंपल सी लॉजिक है, हमारे पास हम पढ़ चुके हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में। जब भी हम किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे फेंक रहे होते हैं जहां एयर फ्रिक्शन F मौजूद है, तो शुरू में इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जो कि mgh के बराबर है। क्लियर बात? जो ही हम इसको नीचे गिराएंगे इस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस होगा, और वो लॉस किस में होगा? इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करने में, और प्लस कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा? रास्ते में जो हवा आएगी उसके रास्ते में वर्क डन की शक्ल में अगेंस्ट फ्रिक्शन ये वर्क डन की शक्ल में ज़ाय होगा। इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगेन फ्रिक्शन के
अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो आगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² प्लस वर्क डन किसके बराबर है fd के, यहाँ f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और d लिख लें, या फिर अगर इसको पर्टिकुलर हाइट का नाम देखना चाहें तो fh भी आप लिख सकते हैं। तो कौन सी इसमें इक्वेशन करेक्ट होगी, इसमें हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में जो इक्वेशन लिखी गई mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस fh वाली इक्वेशन हमारे पास करेक्ट है। क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन, ये नेशनल एमडी कैड में 2010 में एमसीक्यू पूछी गई। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास मोमेंटम इंक्रीजेस 4 टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 2 टाइम। बीटा ऑप्शन है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। चार्ली ऑप्शन है मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एंड डेल्टा ऑप्शन है मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 4 टाइम। अब हम ये देख रहे हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है एमसीक्यू नंबर 13 में। मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं m इंटू 2v, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात क्लियर होगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², वेलोसिटी हम डबल कर रहे हैं 1/2 m, वेलोसिटी आ जाएगा 2v², तो आंसर विल बी 2 काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम हो जानी है, चूंकि v² है 2 to the 4 मिल जाएगा। तो पता क्या लगा कि मोमेंटम विल डबल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अल्फा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स, बीटा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ली ऑप्शन है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, एंड डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स ही आएगा क्योंकि ये एमसीक्यू 2020 में भी पूछी गई, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 82 पर साइड पर एक टेबल दी गई है, उसमें मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द वैल्यू ऑफ इलास्टिक एस्केप इलास्टिक फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि अर्थ सरफेस पर जो एस्केप इलास्टिक की वैल्यू है वो निकाली जाती है 2gr से, और उसका वैल्यू होती है 11 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात ही। अब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, इट्स वैल्यू फॉर द सरफेस ऑफ मून, मून पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको एस्केप इलास्टिक वाले टॉपिक पर चैप्टर नंबर 4 में साइड पर टेबल नजर आए तो पहले एमसीक्यू मून की वैल्यू दी गई है, और वो पेज नंबर 88 पर है, उसकी वैल्यू हमारे पास 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ 11 किलोमीटर पर सेकंड, बीटा है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, चार्ली है 10.4 किलोमीटर पर सेकंड, एंड डेल्टा है 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है 2.4 ये करेक्ट होगा। उसके बाद है 16, ऑन अ क्लियर डे एट नून द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस इज अबाउट, जमीन की सरफेस पर जो सोलर इंटेंसिटी की वैल्यू क्लियर डे पर जा रही है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 93 में बुक की स्टेटमेंट दी गई है, और वहां वैल्यू दी गई है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो अल्फा ऑप्शन यहां हमारे पास करेक्ट होगा, ये बुक की स्टेटमेंट है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 17 जो कि 2019 में पूछी गई कि इफ अ सर्टेन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 65 जूल टू 130 जूल देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। अल्फा ऑप्शन है 92.5 जूल, बीटा ऑप्शन है 65 जूल, चार्ली ऑप्शन है 97.5 जूल, डेल्टा ऑप्शन है 130 जूल। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इसमें तो वर्क डन का फार्मूला होता है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो दे रहे हैं हमारे पास वो 130 जूल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 65 जूल आ गई। तो अगर हम 65 को 130 में से माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाना है यहाँ पर 65 जूल। तो वर्क डन मिल गया 65 जूल, बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट। ये भी बुक की स्टेटमेंट है जो कि चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में पेज नंबर 93 पर गिवन है, और इसमें आंसर मिलेगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट बुक की स्टेटमेंट्स हैं।
उसके बाद है कि MCQ नंबर 19 MCQ की बात कर रहे हैं। इस 19 MCQ में वो कहता है कि अ बॉडी ऑफ मैस 6 ग्राम फॉल्स अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखें साइड पर ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में देखें तो इसमें यहाँ पर आपको 6 ग्राम मैस नजर आ रहा है और उसकी जो ए पॉइंट है वहाँ पर कितना है दी पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल नजर आ रही है और उसका जो ए पॉइंट है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। कहता क्या है कि ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी एट अ पॉइंट बी इट्स एनर्जीज विल बी। जब ये पॉइंट बी पर आ रहा है, आपको ये बी पॉइंट नजर आ रहा है इस फिगर में, तो बी पॉइंट पर बताएं इसकी एनर्जीज क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में दो ये मैक्सिमम जो हाइट हमारे पास दी गई है वो 6 मीटर है ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, जबकि बी पॉइंट तक अगर बात करें तो वहां पर जो हाइट दी गई है वो हमारे पास 3 मीटर है। क्लियर होगी बात ही। अब सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने से पहले ये देखना है कि ये किस चीज़ से जाहिर करते हैं। आप बुक के डायग्राम को अगर इससे कंपैरिजन करें तो बुक के डायग्राम में इस मुकम्मल हाइट को एच से जाहिर करते हैं और इस हाइट को हम जाहिर करते हैं एक्स से। क्लियर होगी बात ये। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें कि किस चीज़ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यूज को पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास एट पॉइंट बी निकालना है। तो ये बुक के अंदर भी इसका फार्मूला सॉल्व है mgh-x होता है। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 6 ग्राम। 6 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 3, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर विल बी 180 जूल। पोटेंशियल एनर्जी तो 180 जूल हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं हमें, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इसके अंदर शुरू मुकाम वाले पॉइंट पर कितनी एनर्जी मौजूद है, शुरू वाले पॉइंट पर इसमें एनर्जी मौजूद है 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये कह रहा है कि 480 जूल एनर्जी कम होते 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 इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अपेयर होती चली जाएगी। यहाँ पर अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो ये टोटल थी इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से अगर मैं ये वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दूं जो बी पॉइंट पर हमें निकली है, तो बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पर है 480 माइनस यहाँ पर मौजूद है 180, आंसर विल बी 300 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पर 300 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर होगी बात ये। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी 180 जूल है और काइनेटिक एनर्जी 300 जूल है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय एन एजेंसी इन 10 सेकंड, व्हाट इज द पावर ऑफ एजेंसी। सिंपल सी बात है, पावर का फार्मूला इसमें लगा रहे हैं P इज इक्वल टू W/T। वो कह रहे हैं 100 जूल वर्क डन हो रहा है 10 सेकंड में, पावर बताएं 0 0 से कैंसिल, तो 10 वाट इसकी पावर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। ये सबसे अहम पॉइंट है। हमारी बुक में तो ये दिया गया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रखें वर्क डन का प्रूफ है बीएससी की बुक्स के अंदर भी है, ये सिर्फ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है बल्कि तमाम किस्म की एनर्जीज की चेंज के बराबर है। ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है और यही वर्क डन टोटल एनर्जी के भी बराबर है, याद रखिएगा। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास है टोटल एनर्जी, बीटा ऑप्शन है काइनेटिक और चार्ली ऑप्शन है पोटेंशियल और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो चूंकि तमाम टोटल एनर्जी की चेंज, काइनेटिक एनर्जी की चेंज और पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के वर्क डन बराबर है, तो ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन आएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 22 जो कि 2008 में पूछी गई, अ फोर्स 2I + J हैज मूव्ड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 23 to 65, व्हाट इज वर्क डन। वो कहना चाह रहा है एक फोर्स है और उस फोर्स की उसने वैल्यू दी है, वो फोर्स की वैल्यू है 2I + J। पूछना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि इस फोर्स के लगने से एक बॉडी अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ से मूव करके गई, 23 से मूव करके कहाँ चली जाती है 65 पर चली जाती है। सपोज 23 का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है वो R1 विच इज इक्वल टू
2i प्लस 3j बन गया। और जो दूसरा हमारे पास है इसका पोजीशन वेक्टर बन गया 6i प्लस 5j। ये चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में हमने पोजीशन वेक्टरिंग से बनाना सीखे थे। ये फोर्स मिल गई और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं वर्क का फार्मूला क्या होता है। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है जी। डिस्प्लेसमेंट अगर हमने निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकाली जाती है, दो अगर पोजीशन वेक्टर हो तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल फर्स्ट पोजीशन वेक्टर को माइनस करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो f की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस j, जबकि r2 की वैल्यू हमारे पास है 6i प्लस 5j, माइनस r1 की निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा तो 2i माइनस 3j हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2i प्लस j ये मिला। उसके बाद यहाँ 6i माइनस 2i 4i, उसके बाद प्लस 5j माइनस से ये मिल जाए माइनस 3j इज इक्वल टू 2j मिल जाएगा। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 टू द 8, i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, प्लस और यहाँ 2 1 दा 2 और j को j से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा। 8 प्लस 2 प्लस 10 जूल मिलेगा आंसर। तो वर्क डन हो जाएगा प्लस 10 जूल। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लस 10 जूल वर्क डन होगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है जो 2008 में पूछी गई कि द एस्केप वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्ड टू डैश एनर्जी gained by a body which carries it to an infinite distance from the surface of earth। अल्फा ऑप्शन है टोटल, बीटा ऑप्शन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चार्ली ऑप्शन है पोटेंशियल, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर आप एस्केप वेलोसिटी में चैप्टर 4 में पेज नंबर 88 पर देखें तो इसकी एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बुक की डेफिनेशन ही है। तो इसमें हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये थे जी हमारे पास नेशनल एमडीकैट के पास्ट ईयर्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज 2008 से 2020 तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की पास्ट ईयर्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।